देखिए, ये सुनील यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन है मधु मैम का। अब समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हस्ती आप लोगों के बीच में है, जिन्होंने पढ़ाई करते हुए ये साबित किया है कि आरसीएम बिजनेस को किया जा सकता है और ऊंचाइयां दी जा सकती है। आई थिंक बात तो हमारी हुई थी, पर इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं हुई। पिछले 4-5 सालों से निश्चित रूप से कोलकाता में है। वो डिग्री पीएचडी की तो जब मिलनी होगी मिल जाएगी। आरसीएम आपको ऑलरेडी बहुत बड़ी डिग्री दे चुका है, मोर देन पीएचडी, और पूरा हिंदुस्तान उसको रिकॉग्नाइज करता है आपकी उस पीएचडी को। और अब हम बिना समय गंवाए, और आपके लिए बताने के लिए इतना ज्यादा है कि जब व्यक्तित्व बड़ा विशाल होता है तो बताने के लिए सामग्री ज्यादा होती है। मेरे पास लगभग 1 घंटे का मटेरियल और है कम से कम आपका बताने के लिए, लेकिन अब मैं अपने आप को रोकूंगा और अब इनवाइट करना चाहूंगा साथियों। वो समय आ चुका है कि हम इनवाइट करें डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच यूट्यूबर, ग्रेट पर्सनालिटी, आरसीएम ग्रेट लीडर, डायनेमिक पर्सनालिटी, मिस मधु सूदी। प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों के बीच में। यस, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, जय आरसीएम। एम आई ऑडिबल? वॉइस एंड वीडियोस दोनों ठीक से जा रही है? हाँ हाँ, ओके। थैंक यू सो मच अरुण सर। और मैं क्या बोलूँ, आपने ऑलरेडी इतना कुछ बोल दिया है। और जब भी ऐसा होता है, जब भी इतनी सारी बातें आती है ना, तो मेरे कंधे पे और ज़्यादा जिम्मेदारी मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जो विश्वास आप लोगों का है वो मैं अच्छे से पूरा कर सकूँ। तो मैं कोशिश करूँगी डेडिकेशन के साथ लग के इस इंडस्ट्री में वो सब चीज़ें दे सकूँ जिसकी उम्मीद आप सभी कर रहे हैं। सबसे पहले तो अरुण सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया इतनी शानदार टीम से मिलने के लिए। और सर बोले कि 6-6 घंटा डिजिटली एक टीम को टिकाए रखना जूम पे, मतलब क्या बोलूँ मैं, ये बहुत ही टफ काम होता है। लोग 1 घंटे डेडिकेशन के साथ नहीं टिकते हैं, और ये 6 घंटे की बात कर रहे हैं, तो ये सच में बहुत बड़ा टास्क है। और आपने इस तरीके से खुद को और पूरी टीम को तैयार किया है, ये सच में बहुत ही अमेजिंग बात है। एंड हेमलता मैम ने जिस तरीके से प्लान दिखाया है, वंडरफुल। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, और साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आज ही ये दर्शा रहा है कि हो सकता है बड़ी पिन आपके कंधे पे आज लगी है कि नहीं लगी है, पर बहुत ही जल्दी लगने वाली है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आप में आ चुका है, वो डेडिकेशन के साथ आप बिजनेस को कर रही हैं। मुझे नहीं पता कि अभी आप किस पिन पे हैं, लेकिन इतना श्योर करती हूँ कि आपकी जो नॉलेज है वो आपकी पिन से कई गुना ज़्यादा है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने छोटी छोटी पॉइंट को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये सच में अतुलनीय है। क्योंकि जो एक पॉइंट आपने किया है कि ओनली प्रॉफिट पार्टनर, वो वाला पॉइंट जिस तरीके से आपने यहाँ पे दिखाया है, छोटी छोटी बातों को दिखाया है, इसी से साबित होता है कि आपके पास कितना डीप नॉलेज है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से पहली बार आपको सुनने का मौका मिला, और सुन के लग रहा है कि भाभी डायमंड पैदा हो चुकी है, आज से में आ चुकी है। आप डायमंड तक जाएं, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ। ऐसे ही काम करते रहे, डेडिकेशन के साथ लगे रहें, और इतनी कम उम्र में आप जिम्मेदारी को समझ के काम कर रही है, सच में बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। चलिए अब अपनी बात करती हूँ। मैं मीटिंग का एजेंडा बता देती हूँ। मैं अभी से लेके 40 to 45 मिनट्स आपके साथ रहूंगी। हालांकि मेरी एक मीटिंग थी, पर एक ही काम करते हैं, अच्छे से करते हैं, उसको पकड़ने के चक्कर में इसको खराब नहीं करते। तो वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, उसको मैं चाहूँ तो बाद में अटेंड कर सकती हूँ। तो आज की बात करूँगी। पहले छोटा सा परिचय दूंगी मैं, मेरी एजुकेशन क्या रही और आरसीएम में कैसे कैसे मैंने काम किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना है, इसके बारे में बात करूंगी। और आरसीएम बिजनेस में आके भी लोग क्यों सफल नहीं हो पाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। और आरसीएम में अगर आप आ गए हैं और आप डायमंड तक जाने वाले हैं, और डायमंड तक आप कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये पूरा 3 टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ कि क्यों करनी है आरसीएम बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग, और क्यों लोग यहाँ पे सफल नहीं हो पाते, और सफल होना है अगर आरसीएम में तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। और लगभग 4.5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और 4.5 साल में जो मैंने सीखा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे। तो नाम मधुसूदी है, बिहार से बिलोंग करती हूँ, और कोलकाता में रह के पढ़ाई करती हूँ, स्टूडेंट हूँ। और जब कॉलेज में गई थी, और कॉलेज में जाने के बाद ही मुझे आरसीएम का बिजनेस मिला। लगभग सेकेंड सेमेस्टर से मैं आरसीएम बिजनेस को सीख रही हूँ, कर रही हूँ, जी रही हूँ, और लोगों को सिखाने का काम कर रही हूँ। और सिखाते सिखाते आज स्टार पर्ल के मुकाम पे हूँ। और मेरी जो भी टर्नओवर होती है, वो टर्नओवर लगभग 30 से 40 लाख के बीच में होता है। बीवी की बात करूँ तो 30 to 40 लाख पर मंथ।
और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि 30 से 40 लाख बीवी का टर्नओवर हो रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि 30 से 40 लाख बीवी का टर्नओवर एक 23 साल की लड़की का कॉलेज में पढ़ाई करते करते हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये सिस्टम की ताकत है। और जो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अलग कहानी बनेगी आने वाले टाइम में, अगर मैंने डेडिकेशन से के साथ काम किया तो। लोग बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ बिजनेस करना संभव नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि पढ़ाई के साथ बिजनेस करना संभव नहीं है, ये बताने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ बिजनेस कैसे करते हैं ये बताने वाला एक मिल गया तो जिंदगी सुधर जाती है। और उसी का कारण है कि मुझे वो एक आदमी मिल गया, वो एक आदमी मेरे मोहन प्रसाद सर मुझे मिल गए, जिन्होंने मुझे बताया कि बिजनेस कैसे कर सकते हैं पढ़ाई के साथ। और उसी की देन है कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, जिसका मैसेज आपने अभी सुना कुछ देर पहले। तो जब मैं कॉलेज में गई थी और कॉलेज में जाने के बाद आरसीएम का प्लान मुझे शेयर किया गया था और मुझे लगा कि सच में करना चाहिए। पर कॉलेज में जाने के बाद, चूंकि मैं जब 12th की एग्जाम दी थी बिहार बोर्ड में, मैं टॉप 1% में थी, और टॉप 1% में होने के बाद मैंने कुछ एग्जाम दिए, जेई मेंस मैंने क्वालिफाई किए, और जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद एक और एग्जाम दी, और उस एग्जाम में भी क्वालिफाई होने के बाद मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो स्कॉलरशिप है, डीएसटी इंस्पायर स्कॉलरशिप, वो मुझे मिली। और वो मिलने के बाद मुझे 12th के बाद का जितना भी पढ़ाई का खर्च था, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब का खर्च इंडियन गवर्नमेंट मुझे देती है, स्कॉलरशिप के माध्यम से देती है, यानी कि रहने खाने पीने पढ़ने सबका खर्च देती है। यानी कि इन अदर वर्ड मैं अगर ये बोलूँ कि मैं ऐसी लड़की हूँ जो पढ़ने तक का पैसा लेती है, तो कोई बुरी बात नहीं होगी, कोई खराब बात नहीं होगी। तो एक लड़की जो पढ़ने तक का पैसा लेती थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और हालांकि मेरे मदर फादर ने, दोनों ने बहुत संघर्ष किया और कभी भी बचपन से एहसास नहीं दिलाया कि तुम लड़की हो, तुम्हारा भाई लड़का है। कभी भी एजुकेशन में कोई फर्क नहीं की, और वही एजुकेशन के बल पे मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला, और इसीलिए मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ, और अभी लगातार करूंगी अगर सबका आशीर्वाद रहा तो। तो कॉलेज में जाने के बाद मुझे लगा कि जो लड़की पढ़ने तक का पैसा ले रही है, वो लड़की जब काम करेगी तो पैसा लेगी ही, क्यों, तो फिर क्यों किया जाए आरसीएम बिजनेस। मेरी अपलाइन बार बार मुझे फॉलो करते जा रही थी, और उन्होंने मुझे बताया था कि एक कारण ऐसा बताओ जिसके कारण तुम्हें आरसीएम नहीं करना है। और मैं ऐसे ही फेंकने वाला काम नहीं कर सकती थी, और उस कारण को खोजने के लिए मैं इंटरनेट पे गई और मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि आखिर मुझे क्यों नहीं करना है आरसीएम। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर्च किया इंटरनेट पे, और चूंकि मैं रिसर्च के बैकग्राउंड से थी और मैं गई ही थी रिसर्च करने के लिए, तो मुझे सर्च करना आता था। मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और जब मैं इंडिया में देखी कि बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो मुझे लगा कि इंडिया वाले ही ऐसा करते होंगे, कोई काम धाम तो है नहीं। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ग्लोबल डेटा देखते हैं, तो मैंने यूएसए का, कनाडा का और अलग अलग जगह की कंट्री का मैंने डेटा देखा, WFDSA का डेटा देखा। हालांकि तभी उतना कुछ अवेलेबल नहीं होता था, आज से लगभग 4.5-5 साल पहले जो अभी डेटा वगैरह इतना मिल जाता है। तो मैंने लेकिन सर्च किया, फिर उसके बाद मौका मिला रॉबर्ट टी कियोस्की के बुक पढ़ने का, रिच डैड पुअर डैड बिजनेस स्कूल पढ़ने के बारे में, और तभी मुझे पता चला ESBI क्वाड्रेंट के बारे में। तो मैं इंटरनेट पे गई थी ये सर्च करने के लिए कि मुझे आरसीएम क्यों नहीं करना है, पर मुझे वो चीज़ मिल गया कि मुझे आरसीएम क्यों करना है। और जिस दिन आपको ये मिल जाता है ना कि आपको आरसीएम क्यों करना है, उसके बाद आपकी अपलाइन आपको फॉलो अप नहीं करती, आप अपलाइन को फॉलो अप करते हैं कि भैया बताओ, सर बताओ, चाचा बताओ, मामा बताओ, जो भी आपकी अपलाइन है उसको आप फॉलो अप करते हैं कि बताओ रॉयल्टी की इनकम कैसे आती है। और वही मेरे साथ हुआ। जब मुझे वाई क्लियर नहीं था तो मेरी अपलाइन बार बार फोन करती थी, मैं इग्नोर करती थी, कभी क्लास के बहाने फोन कट कर करती थी, और कभी कोई कुछ भी के बहाने फोन कट करती थी, लेकिन उसके बाद मेरी अपलाइन मुझे फॉलो अप नहीं करती, उसके बाद मैं अपलाइन को फॉलो अप करती हूँ। तो आरसीएम में आई, बिजनेस का थोड़ा सा आइडिया आया, और बिजनेस का आइडिया जैसे ही आ गया तो सबसे पहली चीज मुझे बात समझ में आई कि करना तो बड़ा है। ये मेरा पहले दिन से ही क्लियर था। जैसे हेमलता मैम का है, करना तो बड़ा है, कॉन्फिडेंस अभी से है उनके पास, तो वही मेरा एटीट्यूड था, करना तो बड़ा है, भले रॉयल्टी की पिन आई ना आए, पर रॉयल्टी का कॉन्फिडेंस जरूर आ गया था कि करना तो बड़ा है। और जब करना बड़ा है तो लर्निंग एटीट्यूड भी बड़ी होनी चाहिए, और इसके लिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए। मैंने ऑनलाइन आईटी खड़गपुर से मैंने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स किया, लीडरशिप का कोर्स किया, और जिसमें लीडरशिप का कोर्स ही नहीं किया उसमें टॉप 1% में भी मैं आई थी, आईटी खड़गपुर से ये मैंने किया था। उसके बाद जब मेरी इनकम लगभग 20,000-30,000 की थी, उस टाइम पे मैंने 30,000 का कोर्स लिया था विवेक बिंद्रा सर का, सीखने के लिए कि बिजनेस कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने 1,56,000 का कोर्स लिया डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, ताकि मैं सीख सकूं लाइफ टाइम की कैसे बिजनेस को करते हैं। उसके बाद मैंने संतोष नायर से पर्सनल कोचिंग लेना स्टार्ट किया कि बिजनेस कैसे करते हैं, और जब भी मौका मिलता रहा, चाहे टेडेक्स को देखने का मौका, और बिजनेस के जितने भी चैनल थे मैंने सबको देखा, नेशनल इंटरनेशनल, ताकि अपने आप को मैं उस तरीके से
तैयार कर पाऊँ, ताकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कर पाऊँ, एज ए एजुकेशनल प्रोफेशनल तरीके से मैं काम कर सकूँ। तो लर्निंग एटीट्यूड से कर रही हूँ, अभी भी लगातार कर रही हूँ। अभी चैट विद सुरेंद्र बस में मैं डायरेक्ट सेलिंग को सीख रही हूँ। वत्स सर के साथ रहने का मौका मिलता है, और जब वत्स सर के साथ रहने का मौका मिलता है, डिजिटली हम लोग मिलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें भी होती है जो कि मिनिस्ट्री की बात होती है, कानून की बात होती है, वो सब चीज़ें जानने का मौका मिलता है। उससे हमारा मेरा जो विजन है और ज़्यादा क्लियर होता है। ये सब बैकग्राउंड मैं बस इसलिए बताई हूँ ताकि आप जो लोग मुझसे बड़े हैं, हो सकता है आप मुझसे बहुत बड़े हों, बहुत ज़्यादा दिन से आरसीएम कर रहे हों, लेकिन मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है मैं बस 4 साल से हूँ, पर इस साढ़े 4 साल में मैंने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया है कि हो सकता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा बता पाऊँ जो कि शायद आपके काम का हो। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इसलिए भी सुनेंगे ताकि आप मुझे गाइड कर पाएँ कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं। तो आज जितने भी लोग बड़े लोग हैं। मैम आज आप हीरो हैं, हम जीरो हैं। नो नो सर। तो हमारा ये फंडा है कि सीखो जीरो बनकर, सिखाओ हीरो बनकर। और आज आप सिखाने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं। सो वी आर जीरो एंड यू आर हीरो। थैंक यू सो मच सर। गो अहेड प्लीज। तो मैंने ऐसे इस तरीके से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, और मैं बीएसएमएस की हूँ, अभी मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई है, और मैं पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और अभी थोड़ी सी अब प्रेजेंटेशन पे बात करते हैं, और मैं वाई पे बात करूँगी। ये मेरा इंट्रोडक्शन था कि मैंने आज तक क्या क्या करा है, और बीच में कुछ एक दो बातें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी। तो फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम में। प्रेजेंटेशन विजिबल है सर? यस, विजिबल है। ओके, थैंक यू सर। तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। सीधे प्रेजेंटेशन पे आते हैं। मैं थोड़ा डेटा पे ज़्यादा बात करती हूँ, और क्योंकि उससे विजन क्लियर होता है, मेरा यह मानना है। क्योंकि साइंस बैकग्राउंड रहा है मेरा, और मैंने जितना भी कुछ सीखा है, तो डेटा पे मेरा विजन क्लियर हुआ है, तो मैं उस चीज़ पे थोड़ा सा बात करूँगी, और जो मैं सीखी हूँ उसको थोड़ा सा अलग तरीके से रखने की कोशिश करूँगी। तो पहले मैं बात करूँगी वाई पे, कि हमें क्यों करना चाहिए, और वाई के लिए हमें प्रॉब्लम समझना होगा। क्योंकि आपको आरसीएम की ज़रूरत क्यों है, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि आपके साथ प्रॉब्लम है कि नहीं है। जो प्रॉब्लम है या जो दिक्कत है, उसी को दूर करने के लिए आप आरसीएम में आएंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आरसीएम में जुड़ना और आरसीएम में आके आरसीएम को अपने अंदर लेना, दोनों बहुत अलग अलग बात होती है। जुड़ना अलग बात है, सीख करके काम करना अलग अलग बात है। और सीख करके आप करना तब स्टार्ट करते हैं जब आपके अंदर का वो वाई क्लियर होता है। तो पहले प्रॉब्लम पे फोकस करूंगी कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जाएंगे। तो बात करते हैं प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम है ये कि हम जो जिस देश में रहते हैं या जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, उसमें आज भी 40 ईयर्स का प्लान चलता है, 40 साल का प्लान चलता है। हम लोग क्या करते हैं, एक लड़का या लड़की 20 साल 25 साल तक एजुकेशन लेते हैं। हम लोग एजुकेशन लेने के बाद हम कोई ना कोई जॉब पकड़ते हैं, या कोई छोटा मोटा व्यवसाय हम लोग स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम लगभग 40 साल तक काम करते हैं। यानी कि 20 साल में, अगर मैं मानूं कि 20 साल में एजुकेशन कंप्लीट करके कोई जॉब लेता है, तो 40 साल तक, यानी कि 60 साल की उम्र तक वो वहां पे काम करते हैं। और काम करने के बाद कौन सी इनकम कमाते हैं, वो कमाते हैं एक्टिव इनकम। वो लेते हैं, और एक्टिव इनकम का सिंपल सा मतलब है कि नो वर्क नो इनकम, सिंपल सी ये बात होती है। अब यहाँ पे ये जो 60 साल के आदमी हैं, ये 60 साल के आदमी जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि आज की जो बात करूंगी, थोड़ा सा कुछ कड़वी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं अभी ही आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो आपको बुरी लग सकती है, हो सकती है जो दिल को ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन जब तक दिल को ठेस नहीं पहुंचता, तब तक दिल में आग भी नहीं लगती है। तो थोड़ा सा ठेस पहुंचाना तो बनता है। तो थोड़ा सा ये कड़वी सच्चाई देखते हैं। करेले के जूस पीने के आदी हैं ये, मैं काफी पिलाता हूँ इनको। डोंट वरी आप। ओके। तो ये जो हैं, ये 60 साल की उम्र में पहुंचते हैं, और 60 साल की उम्र में हमारी कंपनी या हमारी गवर्नमेंट, चाहे हम गवर्नमेंट जॉब में चाहे प्राइवेट जॉब में हैं, हम ये वो तो रिटायरमेंट दे देती है कि आप रिटायर हो चुके हो, अब आप काम करने के लायक नहीं हो। लेकिन गवर्नमेंट जरूर रिटायर कर देती है, लेकिन गॉड रिटायर नहीं करते हैं। हम 80 साल 90 साल तक जीते हैं। मैं ये भी मान के चलूंगा कि चलिए 75 साल 80 साल भी अगर जीते हैं, तो ये बीच का जो 20 साल है, मतलब 60 से 80 साल जो ये 20 साल होता है, ये 20 साल बहुत ही कष्टदायी हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे न्यूज़पेपर में, बहुत सारे आपको न्यूज चैनल पे दिखने को मिल जाएंगे, कैसे एक बड़े से अफसर बेटे ने अपने माँ बाप को बाहर फेंक दिया।
ऐसे बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक तो होता है कि इनकम नहीं होती है, इनकम नहीं होने के कारण या जो इनकम उनको एज ए उन्होंने सेविंग करके रखी होती है वो तो या तो बच्चे की पढ़ाई में चला जाता है या घर बनाने में चला जाता है, यानी कि बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उनके पास ऐसी कोई इनकम नहीं होती है जिसके कारण वो अपना सर्वाइवर सर्वाइवल मोड में रह सके। दूसरी चीज क्या होती है कि जो उनके बच्चे लोग होते हैं वो अपने काम में लग जाते हैं, उसके जो पोते पोतियां होती है वो पढ़ाई में लग जाते हैं, और उनके पास एक चीज जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वो होता है अकेलापन। वो अकेले रह जाते हैं, पैसा भी नहीं है, अकेलापन भी है, और अकेलापन होने से मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। और वो लोग जिंदगी के वो 20 साल जो 20 साल बहुत ही अच्छे से बिता सकते थे वो अच्छे से नहीं बिता पाते, बड़े ही कष्ट से बिताते हैं। और ये जो साल है ये अगर हम लोगों ने इस चीज को नहीं देखा तो ये 20 साल शायद हमारा भी कष्ट वाला हो सकता है। तो जब मैं कॉलेज में थी तो मुझसे यही बोला गया था कि मधु ठीक है, तुम यहाँ पे हो, तुम अपना पीएचडी करोगी, और पीएचडी करने के बाद क्या होगा कि तुम्हारे पास एक जॉब होगी, 60 साल तक तुम काम करोगी, और 60 साल तक काम करने के बाद हो सकता है तुम्हारी इनकम 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, लेकिन जब तुम रिटायर होगी तो उस टाइम पे पेंशन नाम की चीजें एग्जिस्ट नहीं करेगी और तुम्हारे पास वो पेंशन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। हाँ, ये अलग बात है कि एक मोटी रकम मिलती है, पर वो मोटी रकम जो है कुछ दिन में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि मनी का डिवोल्यूशन हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट वगैरह सब कुछ है। तो अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी भी, ये सब चीजें मेरी अपलाइन ने मुझे समझाई थी, जो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों करती हूँ आरसीएम। तो मेरे अपलाइन ने बताया था कि अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में जाते भी हो तो तुम्हारा जो इनकम बढ़ेगा वो 3% से बढ़ेगा, और तुम्हारा जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया में वो 6% से है, 6% है। यानी कि तुम्हारा जो सैलरी है वो 3% से इंक्रीज होगा, पर भारत में जो रुपया की वैल्यू है वो 6% से डिक्रीज होगी। तो तुम्हें ये जरूर लगेगा कि तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, पर सही में तुम्हारी इनकम -3% पे होगी, यानी कि 3% से घट रही होगी। तो उस टाइम पे तुम क्या करोगी? एंड जब तुम्हारी 80 साल की उम्र होगी उसके बाद तुम क्या करोगी? और ये जो तुम्हारा 40 साल का काम होगा, ये 40 साल तुम सुबह से शाम तक खटती रहोगी, तब जाके तुम्हारे पास एक एक्टिव इनकम आएगा। और खुदा न खास्ता कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई, फैमिली में कोई ऐसा इशू हो गया कि तुम्हें मोटी रकम की जरूरत पड़ी, तो उस टाइम पे तुम क्या करोगी? अगर तुम काम करने की स्थिति में नहीं रहो तो तुम क्या करोगे? और ये सब सिचुएशन को जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि सच में इसके बारे में तो हमें कोई सोचने को बोल ही नहीं रहा है। अगर कोई एक थर्ड पार्टी आके हमसे ये सब चीजें सोचने को बोल रहा है तो सच में कि वो कुछ ना कुछ बड़ा लेके तो आया ही है और हमें सोचना चाहिए। तो ये सब चीजें मैंने सोचनी स्टार्ट की कि सच में ये प्रॉब्लम तो है कि हम आज के टाइम पे 40 इयर्स प्लान पे काम करते हैं, ना ही इन्फ्लेशन रेट के बारे में सोचते हैं, ना ही रिटायरमेंट के बाद के बारे में सोचते हैं, और ना ही जो 20 साल का वो जो अकेलापन होगा उसके बारे में भी नहीं सोचते हैं। और बात करते हैं ये जो यूथ हैं, हम लोग एक रूढ़िवादी चीजों को लेके हम लोग चलते आ रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछता है क्या कर रहे हो, तो बस हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, अभी फॉर्म डाल रहे हैं। किस चीज का फॉर्म डाल रहे हो? तो रेलवे का डाल रहे हैं, बैंक पीओ का डाल रहे हैं, एसएससी का डाल रहे हैं, राजस्थान का जो टीटी वाला है यानी टीचर वाला है वो सब का डाल रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यूपीएससी का डाल रहे हैं। हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए कि उसमें सक्सेस रेट कितना है? वो बोलते हैं कि सक्सेस रेट मतलब क्या होता है? अगर आप उसी उसी यंग लोगों से आप पूछेंगे कि पबजी में कितना स्टेज होता है, वो बता देंगे। फेसबुक पे कैसे कैसे पोस्ट करते हैं बता देंगे। इंस्टाग्राम पे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बता देंगे। यूट्यूब पे कैसे क्या होता है, गाना कैसे सुनते हैं वो सब कुछ बता देंगे। क्रिकेट में क्या चल रहा है बता देंगे, वो सब कुछ बता देंगे जो उनके इंटरेस्ट का है। लेकिन जो उसकी जिंदगी की चीजें हैं, यानी कि जो फॉर्म वो डाल रहे हैं जिससे पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, उसका सक्सेस रेट भी उनको पता नहीं है। सक्सेस रेट मतलब कि कितना परसेंटेज चांस है कि आपका हो सकता है, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, कितना चांस है कि मेरा हो सकता है। एक डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो यूपीएससी का जो लोग फॉर्म भरते हैं, यूपीएससी का जो डेटा है <1% चांसेस होती है कि उसमें आप सफल हो जाएंगे। अगर वही बात मैं एसएससी का करती हूँ, ये सब डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं आपको भेजूंगी, ये सब डेटा अवेलेबल है। एसएससी की बात करें तो 0.3% से 0.5% सक्सेस रेट है। और यही रेलवे की बात करें तो रेलवे का जो सक्सेस रेट है वो है 0.032%। और वही बैंक पीओ की अगर बात करें ना, जो बैंक की नौकरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो है 2.8%। और ये है कब का डेटा है? ये 2018 का डेटा है, अभी का डेटा अवेलेबल नहीं है। कहाँ से डेटा अवेलेबल होंगे? पांच पांच ब्रांच जो है वो एक ब्रांच में पूरा मर्ज हो जा रही है, यानी कि जहाँ पे 5 बैंक का ब्रांच था वहां पे बस एक ब्रांच है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस
ऑफिस में, बैंक के ऑफिस में, ब्रांच में अगर 5-5 लोग काम करते थे तो 25 लोगों की जॉब थी, और अभी एक ही ऑफिस रह गया है, यानी कि 5 लोग रह गए हैं, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 20 लोगों की नौकरी खत्म, एकदम से खत्म हो गई। और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यादा आएगी, और ज्यादा जब एआई आएगी तो ये जॉब और ज्यादा खत्म होगी। मैं तो लगभग 3 साल से मैं बैंक नहीं गई, 3 साल से मैं रेलवे के काउंटर पे जाके टिकट नहीं कटा रही हूँ, और यही सब तो है जो जॉब को खत्म करेगी। आज काउंटर खत्म हो रहा है, रेलवे पे काउंटर खत्म हो रहा है, बैंक में जो है ब्रांचेज खत्म हो रही है। जो टोल टैक्स होता था, वहां पे एक आदमी होता था, हम गाड़ी से जाते थे और गाड़ी से जाने के बाद हम एक रुपया निकाल के देते थे और वो एक पर्ची हमें देते थे और तब जाके हम आगे बढ़ते थे, वो एक आदमी का काम था। पर अभी फास्टैग आने से गाड़ी चलते चलते अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है। और अभी एक जगह मैं न्यूज सुन रही थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका फास्टैग भी नहीं होगा, यानी कि स्कैनर भी नहीं होगा, आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चलेगी और आपके अकाउंट से जो है टोल टैक्स कट गया रहेगा, यानी कि जो एक आदमी था वो भी खत्म। अब सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान का एरिया कितना बड़ा है, उस एरिया में 100 किलोमीटर पे एक आदमी की जॉब थी, सब खत्म, बैंक की नौकरी खत्म, टोल टैक्स में खत्म, रेलवे में खत्म, सब चीज में खत्म हो रही है। अभी के टाइम पे लोग बोलते हैं कि नौकरी मिल नहीं रही है, लेकिन सही बात तो ये है कि भैया जिसकी है उसकी बच नहीं रही है, इस युग में है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम ये सोचते हैं कि समस्या मेरे पास नहीं है, और अपनी आंखें बंद कर लेने से समस्या हमारे पास नहीं आएगी, ये सोचना गलत है। समस्या ऑलरेडी आ गई है और इसके सॉल्यूशन के बारे में हमें बात करना होगा। ये मैं बात कर रही हूँ जिसके पास जॉब नहीं है, और जिसके पास जॉब है उसके बारे में कुछ एक चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हम लोग जो बात करते हैं, और यहाँ पे जो जिसकी बात कर रही हूँ 40 इयर्स प्लान की, 40 इयर्स में कौन कौन आते हैं? कोई एक जॉब करने वाला एम्प्लॉय आता है जो कि प्राइवेट या गवर्नमेंट जो कोई भी कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉय आ रहा है, और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो सब लोग आते हैं इसमें। अब बात करते हैं जिनकी जॉब है उनका क्या प्रॉब्लम है, और ये सब की बात कर रही हूँ कि आखिर में प्रॉब्लम है क्या। हम लोग प्रॉब्लम को आज तक डिफाइन ही नहीं कर पाए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या। और मेरी अपलाइन बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करती है, उन्होंने सीधा सीधा फॉर्मूला दिया और जो मुझे लगा कि सच में यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का सीधा सा सॉल्यूशन दिया, उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम इक्वल टू आपका है रिक्वायर्ड इनकम माइनस प्रेजेंट इनकम। मतलब कि आपको आज के टाइम पे चाहिए 1 लाख रुपया और आप कमा रहे हैं 70,000 रुपया, और ये जो डिफरेंस है 30,000 रुपये का, यही आपका प्रॉब्लम है। आपको गांव में अभी चाहिए कम से कम 50,000 रुपया सर्वाइव करने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए नहीं, ओनली सर्वाइवर के लिए 50,000 रुपया चाहिए, और आप कमा कितना रहे हैं? 20,000 रुपया, 30,000 रुपया। यही जो आपका गैप है ना 30,000 40,000 रुपये का, यही है मेन प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना होगा। और जिस तरीके से टाइम चेंज होगा, अभी हम लोग 2021 में है, 2040 में ये 1 लाख की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, वो 10 लाख हो जाएगी, और 2050 में इसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, उस टाइम पे हो सकता है 15 लाख हो जाए। और जिस तरीके से समय चेंज हो रहा है उसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं, और यही चीज मुझे सोचने के लिए मजबूर किया गया मेरी अपलाइन की तरफ से। उन्होंने बोला कि अभी ठीक है, तुम पीएचडी करोगी, 2020 से तुम पीएचडी करोगी तो 2021 से मान लो कर लो, तो 25 साल यानी कि 5 साल यानी कि 2025 तक में तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट होगी, और तुम्हारे पीएचडी कंप्लीट होने के बाद 2025 में मान लो तुम्हें 3 लाख रुपया महीने मिल जाए, मान लो तुम्हें 4 लाख रुपया महीना मिल जाए, लेकिन उस टाइम पे जो अच्छी लाइफ को जीने के लिए जो पैसे चाहिए होंगे वो होंगे 10 लाख रुपया। उसका क्या करोगे? वो जो 5 लाख का गैप है, वो जो 6 लाख का गैप है, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? फिर वही बात हो जाएगी, जहां से निकल के आए थे, जिस गरीबी की दुनिया से निकल के आई थी, और वैसी के आसपास रह के सिमट के जिंदगी चली जाएगी। और ये चीज मुझे एकदम धक्का से लगा कि सच में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपनी फैमिली में आगे निकल गई हूँ क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो फिर से मैं उसी गली में चली जाऊंगी जिस गली से मैं निकल के आई हूँ। और मुझे ये चीज बहुत ही धक्का दिया था, और यही चीज मैं आज आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि आज आपकी रिक्वायर्ड इनकम क्या है। हो सकता है वो 80,000 हो और आप कमा रहे हो 50,000 रुपया, हो सकता है आप 60,000 कमा रहे हो, लेकिन ये पर मंथ का जो 20,000 का गैप है ना, ये गैप हर एक मंथ आपके सर पे बोझा बन के जाता जा रहा है, वो लोड बनता जा रहा है। और सोचिए पूरी जिंदगी में कितना बड़ा ब्लंडर बनेगा, और हम कितने ज्यादा सैक्रिफाइस करते जाएंगे। और हम लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, सैक्रिफाइस कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, नहीं कुछ कर सकते, और यही सैक्रिफाइस करके कंप्रोमाइज करके पूरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि कितनी लाख योनियों के बाद हमें ये शरीर मिलता है, हमें दिमाग मिलता है, सोचने की शक्ति मिलती है, हाथ पांव मिले हैं काम करने के लिए। और अगर ऐसा अवसर भी मिल जाए जिससे कि हम उस सभी गरीबी की जो दीवार है, जो जंजीर है उसको हम लोग तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करें, क्यों ना करें।
और ये चीज आज आपको सोचना चाहिए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ये मुझे लगा था, और इस प्रॉब्लम के साथ मुझे जिंदगी भर नहीं जीना था, मुझे उसी गली में नहीं जाना था जहां से निकल के मैं आई थी। और ये डिसीजन मैंने लिया कि मैं आरसीएम को करूंगी, और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो रिक्वायर्ड इनकम माइनस प्रेजेंट इनकम का ये जो है, इसको मैं दूर करूंगी। और इसीलिए मैंने आरसीएम स्टार्ट किया। और मैं एक दिन ऐसा भी देखना चाहूंगी कि मेरी रिक्वायर्ड इनकम बस 5 लाख होने वाली है, कि बस 5 लाख रुपया मुझे चाहिए होगी अच्छी जिंदगी जीने के लिए, पर आरसीएम मुझे 25 लाख देगी, और वो जो 20 लाख होगे वही मुझे अमीर बनाएगी, और उस 20 लाख को जो मैं इन्वेस्ट करूंगी वो मुझे और ज्यादा अमीरों की श्रेणी में लेके जाएगा। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, यही डिसाइड करेगा कि आप क्यों करेंगे आरसीएम, इसका आंसर आपको मिलेगा। तो एक तो ये है जो प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो ये 40 साल वाला है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। और साथ में दूसरा तरीका क्या है, दूसरा 2 से 3 साल का प्लान होता है। 2 से 3 साल का प्लान में क्या होता है कि वही आदमी, वही लड़का अपना पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद कोई जॉब कर सकता है, या पढ़ाई करने के साथ साथ आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट करता है, या कोई ऐसा बिजनेस को स्टार्ट करता है, और वो 2 से 3 साल काम करता है और पैसिव इनकम कमाता है, अनलिमिटेड इनकम कमाता है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेता है, और ऐसे आराम से बैठा रहता है और उसके पास पैसे आते रहते हैं, दैट इज पैसिव इनकम उसके पास आता रहता है। अब इसमें कौन लोग आते हैं, अगर इसको देखूं तो वे ऐसे लोग आते हैं जो कि राइटर होते हैं, या तो आप किताब लिख लीजिए, ऐसी किताब जो कि बहुत ज्यादा बिके और आपके पास पैसा आते रहे, या तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं कि ऐसा कोई आविष्कार कर दीजिए जो कि आपके पास इनकम हमेशा लेके आते रहे, या तो आप सिंगर बन जाइए, ऐसा गाना गाइए, ऐसा गाना गाइए कि हिंदुस्तान में क्या पूरे के पूरे आप वर्ल्ड में छा जाए, और आपका वो यूट्यूब पे चलता रहे और आपके पास पैसा आता रहे। या नहीं तो आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा लगा के पैसा कमाइए, या नहीं तो आप एक कंपनी को बनाइए, और कंपनी में यहाँ पे जो यंग लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे होते हैं, मैं तो इंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं तो स्टार्टअप करूंगा, तो मैं तो बिजनेस करूंगा। पर आपको पता है कि आईबीएम की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान में 90% स्टार्टअप जो होते हैं वो 5 साल में फेल हो जाते हैं, विद इन 5 ईयर्स वो फेल हो जाते हैं, और बाकी जो 10% बचते हैं ना, वो नेक्स्ट 5 ईयर में फेल हो जाते हैं उसका 90%। ये आईबीएम की रिपोर्ट है। और ये जब फेल होते हैं, बहुत सारे कारण है। एक कारण तो मुझे लगता है कि हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, हमें उतना एजुकेट ही नहीं करती कि हम बिजनेस को कर सके। किसको स्कूल में सिखाया जाता है कम्युनिकेशन स्किल, किसको सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता। किसको प्रेजेंटेशन स्किल सिखाया जाता है, किसी को नहीं। किसको सेलिंग सिखाया जाता है स्कूल में, किसी को नहीं। किसको रिजेक्शन सहना सिखाया जाता है, किसी को भी नहीं। रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर है, जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए गए थे ना, तो रितेश अग्रवाल जी को 35 टाइम्स उनको मना कर दिया गया था। 35 टाइम्स, 35 बार उनको मना कर दिया गया था, लेकिन 35 बार ना सुनने के बावजूद भी 36वां बार जाना और पैसे के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बात करना, वही एक बिजनेसमैन की ताकत होती है। वो रिजेक्शन को सहना, और रिजेक्शन को सहने के बाद भी अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना। और ये आपको कोई सिखाता है तो वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री में सिखाया जाता है। और वही मैं कह रही हूँ कि या तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए अगर आप इस लाइफ को जीना चाहते हैं, तो 2 से 3 साल बस इस सिस्टम में दीजिए, और इस सिस्टम में देने के बाद आप पैसिव इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसिव इनकम देती है, और यहाँ पे कैसे हम लोग अमीर बनते हैं, इसको थोड़ा सा लॉजिकल वे में समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो भी लोग अमीर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इनकम का एक फॉर्मूला होता है। इनकम का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपकी जो इनकम होगी वो इक्वल होगी कि आपका रेट क्या है पर आवर में, कितनी रेट है, आपकी कितनी कीमत है, पर घंटा आप कितना कमा रहे हैं, और साथ में आपके पास कितना टाइम है, दैट इज इनकम। आज देखिए, अगर आप टीचर हैं तो आप काउंट कर लीजिए आपके महीने में कितनी सैलरी है, कितने घंटे आप जॉब करते हैं, उस तरीके से आप पर घंटे की कीमत निकाल सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो उस तरीके से आप पर घंटे की कीमत निकाल सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है, या तो आपको अपनी कीमत को बढ़ानी होगी, या तो अपने लिए जो टाइम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जो भी अमीर हुए हैं वो इसी से बढ़ाए हैं। अगर मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल देती हूँ। डॉक्टर विवेक बिंदर सर को सब जान रहे होंगे। डॉक्टर विवेक बिंदर सर ने क्या किया, एक साधु आदमी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपली क्या किया, अपनी कीमत को बढ़ा लिया। आज के टाइम पर उन्होंने इतना पढ़ा, इतना एजुकेशन किया, इतना बिजनेस का ज्ञान दिया कि उन्होंने अपनी कीमत को बढ़ा दी। और कीमत को बढ़ाने के बाद आज उनका पर आवर का, यानी कि पर घंटा जो कीमत है वो 7 लाख रुपया प्लस जीएसटी है। 7 लाख प्लस जीएसटी, मतलब 18% आप जीएसटी भी जोड़ लीजिए, वो उनकी पर आवर की कीमत है। और दूसरा एग्जाम्पल लू, जो हमारे अंबानी सर हैं, मुकेश अंबानी सर, उन्होंने क्या किया, मुकेश अंबानी जी ने सिंपली किया, जियो का जाल बिछाया और लोगों के टाइम को उन्होंने खरीद लिया। लोगों के टाइम का, आज लोग आते हैं उनके इंटरनेट पे जाके टाइम स्पेंड करते हैं, उनको रिचार्ज करवाते हैं और उनको पैसा जा रहा है। यही तो हो रहा है।
और यही है। और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय रखा, लोगों को रखा, लोग उनके लिए 2 घंटे 3 घंटे 8 घंटे काम कर रहे हैं और उससे वो पैसा कमा रहे। रतन टाटा की कंपनी में कितने सारे लोग हैं जो अपना टाइम दे रहे हैं और रतन टाटा जी को अमीर बना रहे हैं। अंबानी जी की कंपनी में कितने सारे लोग हैं जो अपना टाइम दे रहे हैं और अंबानी जी को अमीर बना रहे हैं। तो आपको इन दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, या तो अपनी कीमत को बढ़ाइए आप अमीर बनने के लिए, यानी तो अपने लिए टाइम को बढ़ाइए। अब नेटवर्क मार्केटिंग इसका सिंपल फंडा कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। इसको हम लोग अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हमारी अपलाइन बोलती है कि अदर पीपुल टाइम और अदर पीपुल मनी, इसी को बोलते हैं अदर पीपुल मनी और अदर पीपुल टाइम। यानी कि इसको हम इस लैंग्वेज में बोलते हैं कि OPM और OPT, ये फॉर्मूला है। इसको अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करूं और इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे इसको अप्लाई करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। तो ये हमारा क्वाड्रेंट है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करूं कि हम लोग जो देख रहे थे ना कि 40 साल का प्लान, ये वाला प्लान है, ये 40 साल का प्लान है ये दोनों, और ये जो है ये 2 से 3 साल का प्लान है, जिसके बारे में आपको बता रही थी कि ये जो बिजनेसमैन है ये बेसिकली क्या करते हैं, लोगों के टाइम को खरीद करके और उससे वो पैसा कमाते हैं। और दूसरी जगह इन्वेस्टर जो होते हैं लोगों के पैसे को इस्तेमाल करके वो पैसा कमाते हैं। और यहाँ पे लोग बस अपना समय देते रहते हैं, अपनी ज्यादा कीमत नहीं बढ़ाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है इन दोनों क्वाड्रेंट में लिमिटेड इनकम होती है, एक्टिव इनकम होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई पहचान उतना नहीं होता है, और यहाँ पे वो सब कुछ यहाँ पे हासिल होता है। अब यहाँ पे दिक्कत बस ये है कि यहाँ पे जो है ना 90% लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जबकि वहाँ पे वेल्थ जो है बस 10% है। यानी कि 10 रुपया के लिए 90 लोग झगड़ा कर रहे हैं, टूट रहे हैं, मर रहे हैं। और वहीं पे दूसरा क्वाड्रेंट एक ऐसा है जहां पे कि जो पॉपुलेशन है ओनली 10% है और जो वेल्थ है वो 90% है। यानी कि 10 लोग 90 रुपए के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग अमीर हैं और ये लोग जो है ये लोग गरीब हैं। और हमें इस लॉजिक को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं जो बोली कि यहाँ पे 2 चीजें इस्तेमाल होती है। ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं ये लोगों के टाइम को इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है लोगों के मनी को इस्तेमाल करते हैं। इसको नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे फिट करते हैं ये देखते हैं। मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे अमीर बनना है तो लोगों के समय को और लोगों के मनी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग फिट है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं आपकी आईडी लगती है, आईडी लगने के बाद आप प्रोडक्ट लेते हैं, आपकी आईडी एक्टिवेट होने के बाद आपके नीचे आप टीम बना सकते हैं। इस तरीके से आप टीम बनाते हैं, और टीम बनाते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, 2 तरह के लोग आते हैं। एक यूजर लोग आते हैं, यूजर मतलब जो प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं मतलब कि वो अपना पैसा लगा के यहाँ पे आपके लिए सामान आपके टीम में खरीदते हैं, अपने लिए सामान खरीदते हैं, यानी कि वो अपना पैसा जो है आपके नेटवर्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वही एक लोग ऐसा भी होता है जो कि नेटवर्कर होता है, लीडर होता है, वो आपके टीम में आके काम करता है, भले वो 2 से 3 घंटा काम करे, लेकिन वो अपना टाइम जो है आपके नेटवर्क में आके इन्वेस्ट करता है। यानी कि एक नेटवर्कर सेम उसी फॉर्मूला पे काम करता है जो अमीर लोग काम करते हैं, वो अदर पीपुल टाइम और अदर पीपुल मनी के फॉर्मूला पे काम करता है। इसीलिए एक नेटवर्कर भी यहाँ पे पैसे में इनकम, अनलिमिटेड इनकम, अपनी पहचान, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी यहाँ पे बिल्ड कर पाता है, क्योंकि हम उसी तरीके पे काम करें जिस तरीके पे बड़े बड़े अमीर लोग काम कर रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा मुझे समझ कब आया था, मुझे समझ में आया था जब मैं गई थी दिल्ली में। 3 डेज का मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था विवेक बिंद्रा सर के द्वारा। वहां पे बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आए थे, और तभी मेरा उतना विजन क्लियर नहीं था। ये मैं बात कर रही हूँ फरवरी 2020 की। और वहां पे मैं जाने के बाद मैं समझने की कोशिश की कि इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग किस बेसिस पे काम करते हैं, क्या आइडिया लगाते हैं, किस तरीके का सोच रहता है इनका। और लगभग वहां पे जो ट्रेनिंग होती थी वो सुबह के 7 बजे से लाइन लगना स्टार्ट होता था, और 8 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होता था, और 8 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक होता था। यस, और बीच में है ना खाना खाने का जो आधा घंटा टाइम मिलता था, वो आधे घंटे भी हम लोग बाहर में नहीं जाते थे, क्योंकि वो सीट कहीं चली ना जाए। और वो भूखे प्यासे मैंने 3 दिन वहां पे सुबह से लेकर शाम तक मैंने पूरा का पूरा ट्रेनिंग अटेंड किया था। और वहां पे जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोगों को समझी थी मैं, तो मुझे लगा था कि ये लोग जिस आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी RCM, जिसके पास ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी मार्केटिंग प्लान है जो यूजर और लीडर दोनों को ध्यान में रख के काम करती है, और ऐसी एजुकेशन सिस्टम, इथिकल वे से काम करने वाली कंपनी
100% गाइडलाइन को फॉलो करने वाली कंपनी, अगर इस कंपनी में आके काम किया जाए जो इसी सिस्टम को फॉलो कर रही है, तो एक ना एक दिन अमीर तो जरूर बन जाऊंगी। और उसके बाद से मेरा इरादा और ज्यादा पक्का हुआ, और उसके बाद से मैंने काम स्टार्ट किया। और मैं आपको, अगर आपको भरोसा ना हो तो आप मेरी अपलाइन से पूछ सकते हैं कि पिछले 3 साल का काम एक साइड और इस 1 साल का काम एक साइड मैंने किया। लॉकडाउन में घर में रह के मैंने बहुत सारा काम किया, जितनी ज्वाइनिंग ऑल इंडिया में बिजनेस को मैं फैला चुकी हूँ। और मात्र 9 महीने में, मुझे 3 साल लगे थे पर्ल पिन को अचीव करने में, यानी कि 5 लाख का टर्नओवर करने में मुझे 3 साल लगे थे, और वही 9 महीने में मैंने अपने टर्नओवर को डबल कर लिया, क्योंकि विजन क्लियर हो गया था, एजुकेशन आ गई थी और देख पाई थी कि मुझे कैसा करना है। तो 3 साल में जितना नहीं कर पाई उतना मैंने 9 साल में मैंने किया है, इस सिस्टम में 9 महीने में मैंने किया है, इस चीज को समझ के, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के। तो यहाँ पे ये बात आती है। तो अभी तक मैंने बस ये क्लियर करने का मैंने कोशिश किया कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है और नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम क्यों करना है। हालांकि इस पे बात किया जाए तो बहुत ज्यादा बात हो सकती है, पर मैं बहुत ही मेन पॉइंट को लेते हुए मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी। अब बात करेंगे छोटी सी बात पे कि ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छा है, आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आरसीएम का प्लान बहुत अच्छा है, कोई फी नहीं लगती, यानी कि कोई पैसा के बिना आप यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, कोई लॉस भी नहीं है, कोई बॉस भी नहीं है, घर से काम होता है, पार्ट टाइम में होता है, और आप कहीं से भी कर सकते हो, ऑल इंडिया हिंदुस्तान में कर सकते हो। प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सबकी जरूरत की है, ऑल इंडिया में कहीं भी एक गली से गली में जाके काम कर सकते हैं, और बड़े से बड़े मेट्रो सिटी में भी जाके काम कर सकते हैं। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी क्यों ऐसा होता है कि आरसीएम में आके लोग छोड़ के चले जाते हैं, आरसीएम में सफल नहीं हो पाते हैं? इसके कारण के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो इसका कारण बेसिकली क्या है वो अगर मैं आपको बताऊं तो इस दोनों जो मैं बोली ना, ये 40 साल का प्लान है ये दो, और ये 2 से 3 साल का प्लान है। और यहाँ पे बीच में ना मैं एक लाल कलर की, रेड कलर की मैंने एक लकीर को खींच के रखा है, एक लाइन को मैंने ड्रॉ करा है, और ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मैं बोलती हूँ माइंडसेट। ये माइंडसेट है, बस माइंडसेट ही है, जो ये इधर है, ये इधर है, और ये आदमी इधर है, ओनली माइंडसेट। कौन कहाँ पैदा हुआ नहीं हुआ, क्या एजुकेशन है, पैसा है कि नहीं है, क्या जाति है, धर्म है, क्या एज है, कहाँ का है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी एग्जाम्पल है जो कि पकौड़ी बेचते बेचते लोग अभी अंबानी बन गए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो अंबानी की फैमिली में रह के भी आज रोड पे आ गए हैं। तो बेसिकली माइंडसेट मैटर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं, बताया जाता है कि आप बहुत अमीर बन जाएंगे, लेकिन यही माइंडसेट है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, और हम रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाते, और कुछ टाइम के बाद ही हम छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब मैं आपको ये प्लान दिखा रही थी, ये दो कैटेगरी थी, ये 40 साल का प्लान है और ये 5 साल का प्लान है। जो प्लान 40 साल काम करने के बाद भी आपको हासिल नहीं होता, आप ऑर्डिनरी रह जाते हैं, और वहीं पे एक ऐसा प्लान जो 2 से 3 साल काम करने के बाद, 5 साल काम करने के बाद आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ये 2 से 3 साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तो करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो चीज 40 साल में हासिल नहीं हो रही वो अगर 5 साल में हासिल हो रही है, तो 40 साल की मेहनत नहीं तो कम से कम 20 साल की मेहनत इस 5 साल में तो लगाना तो पड़ेगा। ये हमारा माइंडसेट हम रेडी नहीं कर पाते हैं। हम आने को तो आ जाते हैं, हम अगर जॉब कर रहे होते हैं तो हम फट से कूद के यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है ना आने के लिए, कोई बाउंड्री ही नहीं है, आराम से हम यहाँ से जंप करते यहाँ पे आ जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ही तो भरना है, या यहाँ पे है तो जंप करके यहाँ पे आ जाते हैं, या स्टूडेंट है, इस यहाँ पे स्टूडेंट है तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन आना अलग बात है, माइंडसेट को डेवलप करना अलग बात है, और माइंडसेट को डेवलप करना ही मुश्किल है। और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो सोसाइटी और ज्यादा डेवलप करने नहीं देती है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो मैं लगभग 1 साल से घर में हूँ, और 1 साल में से घर में हूँ तो कुछ रिश्तेदार वगैरह आते हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं बेटा क्या करते हो। तो मैं जब उनको नेटवर्क मार्केटिंग बताती हूँ तो वो खुश नहीं होते, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। अगर वहीं पे मैं उनको ये बोलती कि अंकल मैंने ये पढ़ाई कंप्लीट की और मैं भी बैंक में जॉब कर रही हूँ, मैं 30,000 रुपया महीना कमा रही हूँ, तो बोलते वाह वाह बेटा तुमने तो खानदान का नाम रोशन कर दिया। और इस तरीके से वो खुश होते हैं कि बैंक में जॉब कर रही है, रेलवे में जॉब कर रही है, 30,000 रुपया महीना कमा रही है, वाह वाह लड़की हो के ये कर रही है, बहुत बढ़िया। वहीं पे मैं उनको बोलती हूँ कि अंकल मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, पार्ट टाइम में कर रही हूँ, पढ़ाई के साथ कर रही हूँ, और उससे 2 गुना रुपया कमा रही हूँ, फिर भी वो खुश नहीं होते। ये माइंडसेट नहीं है तो क्या है, ये माइंडसेट ही है। और वही माइंडसेट है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, और हम इन्हीं लोगों के चक्कर में पड़ के हम अपनी
सपने को छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि चलो इसकी बात सुन लेते हैं। लेकिन अगर आपको इस कैटेगरी में आना है, आरसीएम में डायमंड जाना है, तो कम से कम आरसीएम की रूबी की तो बात सुननी पड़ेगी ना। हमें आरसीएम में रूबी बनना होता है और हम जाते हैं अपने चाचा के पास, जो कि अपनी जिंदगी में रॉयल्टी की भी सोच नहीं सकते, उससे हम पूछते हैं कि चाचा करना है कि नहीं करना, और यहीं पे हम असफल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक माइंडसेट डेवलप कीजिए कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए जा रहे हैं, उस माइंडसेट को आपको डेवलप करना होगा। और वो माइंडसेट ये 100% है कि एक दिन में डेवलप नहीं होगी। जो चीज मैं आज बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, वो चीजें एक दिन में नहीं होंगी। हेमलता मैम ने जिस कॉन्फिडेंस से आरसीएम पे भरोसा करके ये प्लान दिखाया, अरुण जी जिस चीजों को दिखा रहे हैं, वो एक चीज एक दिन में डेवलप नहीं होती है। हम 30 साल से जिस मानसिकता को झेल रहे हैं, 20 साल से जिस मानसिकता को झेल रहे हैं, हम चाहते हैं कि आरसीएम में आके 20 दिन में चेंज कर ले, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल अगर 20 दिन में हम ऐसी चीजों को देख ले, ऐसे किताब पढ़ ले, ऐसे टेप में पढ़ ले, ऐसे अप्लायंस से मिल रहे, ऐसे सक्सेस स्टोरी को देख ले, तो चेंज करना पॉसिबल है। तो आरसीएम में जब कोई आता है कामयाब नहीं हो पाता, उसका बस एक ही कारण होता है, वो होता है माइंडसेट। वो सोचते हैं कि सपना पूरा करना है, पर सपने पूरे करने के लिए जो संघर्ष करना होता है, वो संघर्ष के लिए उनका माइंड, उसका शरीर, उसकी भावनाएं, उसके इमोशन तैयार नहीं होते। इसके कारण से वो वहां पे सफल हो जाता है। पहले वो अंदर अंदर हार मानता है और फिर फोन उठाना बंद करता है, और फिर कब छोड़ के एक गली में बैठ जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो अगर किसी को लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें माइंडसेट और सच्चाई भी दिखाएं। कभी ना कभी हमारी भी गलती होती है, हम किसी को लेके आते हैं और सच्चाई नहीं दिखाते। हम बोलते हैं अच्छा आ जाओ ना, आ जाओ ना, एक लेग तो हम कर ही देंगे, दूसरा लेग करोगे फटाफट फटाफट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम यहाँ पे अमीर बन जाओगे। और इतनी गलत फहमी, इतना गंदी बातें हम डाल देते हैं ना कि आदमी सोचता है कि बोला तो कुछ नहीं करना है, फिर क्यों करवा रहा है, और वो छोड़ के भाग जाता है। तो हमें सच्चाई, ऑनेस्टी के साथ भी पेश करना है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो मुझे ये बस यही लगता है कि अगर हमने किसी का माइंडसेट डेवलप कर देते हैं, विजन क्लियर कर देते हैं कि क्यों करना है बिजनेस को, तो वो कभी छोड़ के नहीं जाता है। तो ये पॉइंट मैं रखना चाहती थी कि हमें माइंडसेट को डेवलप करना है। अगर कोई मेरे घर पे आता है और मुझसे खुश नहीं भी होता है ये सुन के कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या कर रही है, नहीं कर रही है, फिर भी क्या मैं उतने ही कॉन्फिडेंस से अगले लोगों को प्लान दिखा पाती कि नहीं दिखा पा रही हूँ, यही मेरे विजन को दिखाएगा, यही मेरी दूरदर्शिता को दिखाएगा, और यही मेरा माइंडसेट को दिखाएगा। तो यही आपको 10 लोग मना करने के बावजूद भी 11वां प्लान आप उसी सेम कॉन्फिडेंस से दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, वही साबित करेगा कि आप कितना दूर तक इस बिजनेस को देख पा रहे हैं। अब इतनी सारी बात हो गई कि चलो ठीक है, अमीर बनना है, सब कुछ करना है, तो ठीक है बिजनेस करना है, लेकिन करना कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि हाउ करेंगे कैसे बिजनेस को। तो करना कैसे है, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान है, ज्यादा भी उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिए तो पॉसिबल है। इसमें मुझे लगता है 2 ही काम करने होते हैं, बस 2 इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। और उस 2 इंपॉर्टेंट चीजों को अगर मैं देखूं तो एक होता है, वो होता है कि हमें आके डेप्थ को हैंडल करना होता है। डेप्थ को हैंडल करने का मतलब क्या है, और दूसरा होता है लीडर को क्रिएट करना है। डेप्थ को हैंडल करने का मतलब होता है कि पर महीने आप कितनी न्यू ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, आपका न्यू ज्वाइनिंग कितना आ रहा है। मतलब कि ऐसे अगर आपकी टीम चल रही है, ऐसे आपकी अगर 2 टीम चल रही है, मैं 2 टीम का एग्जांपल ले रही हूँ, ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ, और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे ये जो डेप्थ है, ये जो आपका सबसे नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे आप कितनी ज्वाइनिंग कर रहे हो, दैट इज डेप्थ हैंडलिंग। पर महीने कितनी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। मैटर नहीं करता कि आप बिगिनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, या आप रॉयल्टी है या टेक्निकल हैं, आपको काम यहाँ पे करना है, अपनी टीम को बिल्ड करना है, तो आप पर मंथ कितनी ज्वाइनिंग यहाँ पे दे रहे हैं वो मैटर करता है। और मैं मानती हूँ कि कम से कम 5,000 का बिजनेस यहाँ पे और 5,000 का बिजनेस यहाँ पे तो होना ही चाहिए अगर आप काम कर रहे हैं। तो अगर आप सच में आरसीएम कर रहे हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप आरसीएम कर रहे हैं, अगर 5,000 का बिजनेस डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप खुद से बेईमानी कर रहे हैं, आप टीम से बेईमानी कर रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि 5 मतलब कि 10 लोगों को तो बताना है। अगर आप पर डे एक लोगों को भी प्लान दिखाएंगे, 30 प्लान होगा, और 30 प्लान में से अगर रेशियो करो 3:1 का, तो 10 प्लान तो ऐसे ही आ जाएगा। और अगर आप रॉयल्टी टेक्निकल है तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका चेक तो ज्यादा लोगों को लेके आ पाएगा। और इस कोविड के टाइम में जहां लोगों में इतना ज्यादा बेरोजगारी आ गई है, लोग तो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। एक दिन ऐसा है था कि मुझसे कोई नहीं मानता था, और आज वो दिन है कि लोग फोन करके बोलते हैं कि मैडम आपके साथ ज्वाइन करना है, बताओ कैसे ज्वाइन होते हैं। और कुछ नहीं पूछता,
प्लान भी नहीं पूछता, प्रोडक्ट भी नहीं पूछता, पूछता है कि मैडम ज्वाइनिंग करना है, बताओ कैसे करना है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, ये पूछता है। तो आज के टाइम पे और आसान है काम करना, तो डेप्थ हैंडलिंग आपका होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि लीडर को क्रिएट करना। अब आप लोगों को लेके तो आ गए, इस तरीके से आप लोगों को लेके आ गए, लेकिन इसको जो आपने सपना दिखाया है, जो आपने बातें की है, जो आपने उसके मरे हुए सपने को फिर से जिंदा किया है उसकी आंखों में, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको उसके लिए काम करना होगा, कंधे से कंधे मिला के काम करना होगा, उसके साथ चाहे रिजेक्शन फेस करना है, प्लान दिखाना है, उसको सब कुछ सिखाना है, वो चीज आपको करना होगा। एक एक दिन आपको एक एक घंटा बात करना पड़ सकता है, पर उसके छोटे मोटे इधर उधर के क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि यार कितना क्वेश्चन करता है, बस उसको भी बर्दाश्त करके उसको सिखाने के लिए उतना सब्र आप में है कि नहीं, वो मैटर करता है। अगर आपकी नजर किसी पे पड़ गई कि इसको बनाना है रॉयल्टी टेक्निकल, तो उसके लिए आप कमिटेड होके अपनी भी भूख नींद प्यास को त्याग करके उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, यही तय करेगा कि आप आश्रम में कितने आगे जाएंगे, कितने बड़े लीडर बनेंगे और कितने जल्दी जल्दी बनेंगे, ये तय करेगा। और इसके लिए ये दोनों काम आपको करना पड़ेगा। बहुत शानदार। अब थैंक यू सर। अब बात करते हैं कि मैं कैसे काम करती हूँ, हमारा जो दिनचर्या होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एज ए नेटवर्कर, एज ए प्रोफेशनल किस तरीके से काम करना चाहिए, उसके बारे में मैंने 4 घंटे तय किए हैं। वो 4 घंटे क्यों तय किए उसके बारे में भी बात करती हूँ। अगर मैं बात करूँ, मैं अपने कॉलेज के टाइम की बात करूँ, तो मेरी अपलाइन ने मुझसे बोला था, और सर थोड़ा टाइम ले सकती हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल, आप चाहे जितना टाइम ले सकते हैं। थैंक यू। मेरी अपलाइन ने मुझे बोला था कि देख मधु, तेरा कॉलेज है, 10 बजे से तेरा कॉलेज स्टार्ट होता होगा, मान ले 5-6 बजे तक चलता है। हालांकि इतना नहीं चलता कॉलेज, कॉलेज में मैक्सिमम 3 से 4 क्लास होती है। 12th के बाद जब भी कॉलेज में जाते हैं कितना 3 से 4 क्लास होता है, उससे ज्यादा क्लास नहीं होता है। तो मैं मान के चलती हूँ कि चलो ठीक है, 10 बजे यानी कि 10 AM को क्लास स्टार्ट होता है, अगर 6 PM को भी क्लास खत्म होता है, तो इसके बाद का टाइम तुम्हारे पास है। ये मेरी अपलाइन ने मुझे बोला था। और इसके पहले का टाइम मेरे पास है। अगर मानती हूँ कि इससे पहले का 2 घंटा और इससे पहले का 2 घंटा, ये 4 घंटा तो मेरे पास हो ही सकता है, राइट? अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मेरे पास ये टाइम नहीं होता। अगर जो हाउस वाइफ होती है, सॉरी, जो घर को संभालने वाला काम करती है, मैं कभी भी हाउस वाइफ बोलना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो हाउस की वाइफ नहीं है, वो किसी और की वाइफ है, हालांकि घर को संभाल रही है। तो उनका उनका जो काम होता है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा होता है। इन दोनों टाइम पे जितना काम एक पुरुष पूरे दिन भर में नहीं करता, उतना महिला जो है सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे कर लेती है। घर वालों के उठने से पहले उठ जाती है और घर वाले के सोने के बाद सोती है, इतना काम करती है। लेकिन उनके पास भी अगर सपने को पूरा करना चाहे तो ये बीच का समय उनके पास होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर आप सीरियस हैं तो 4 घंटा आपके पास होता ही होता है, जिस टाइम पे आप कुछ नहीं करते हैं। तो मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि देख मधु, तेरे पास ये 4 घंटा है और इस 4 घंटे में तू खुद 2 काम कर सकती है। 2 रास्ता है तुम्हारे पास। एक रास्ता ये है कि जैसे तुम्हारे और सारे दोस्त कर रहे हैं वो करो, मतलब 8 बजे तक सोई रहो, 9 बजे तक सोई रहो, बर्थडे पार्टी में जाओ, शाम को आके मूवी देख सकती हो, कोई वेब सीरीज देख सकती हो, नेटफ्लिक्स कर सकती हो, बाहर घूम सकती हो, कोलकाता में हो घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, और आसपास ऐसी बहुत जगह है जहां तुम घूम सकती हो, एक्स्ट्रा सो सकती हो, घर जा सकती हो। तो ऐसे चीजें कर सकती हो, और ये चीजें करो। कॉलेज के 5 साल है तुम्हारे, और ये 5 साल ऐसे भी निकल जाएंगे, क्योंकि हम टाइम को स्टोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि 2020 में तो लॉकडाउन है, पर डे का समय हम स्टोर करके एक संदूक में रख दी, एक तिजोरी में रख दी, और इसको 2022 में इस्तेमाल करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, वो समय जाएगा ही जाएगा। तो मेरी अपलाइन ने बोला कि जो तुम्हारा ये 5 साल 4-4 घंटे का टाइम है वो ऐसे भी जाएगा, तुम ऐसे जाने दो, और उसके बाद जब तुम्हारी कॉलेज की एजुकेशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद जिंदगी भर तुम काम करना और पैसे के लिए काम करते रहना, जिंदगी भर खटते रहना, और कमाना क्या, एक्टिव इनकम। और एक्टिव इनकम कमाने के बाद भी अपने सपनों के लिए सैक्रिफाइस करना। सपनों के लिए पैसे नहीं कमा रही होगी तुम, अपने जरूरत के लिए पैसा कमा रही होगी। जिस दुनिया से तुम निकल के आई हो, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपनी फैमिली को उसी गरीबी की दुनिया में तुम भी धक्का मारने वाली हो। ये होगा तुम्हारे 5 साल का इस्तेमाल। दूसरा जो है, ये जो 4 घंटे हैं पर डे के, इस 4 घंटे को तुम सीखो, समझो, लोगों को प्लान दिखाओ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो और फॉलो अप करो, इस तरीके से आरसीएम करो, सीखने सिखाने में व्यतीत करो, लोगों को जोड़ने का काम करो। और जोड़ने के बाद एक टाइम आएगा कि 5 साल के बाद जब तुम्हारा कॉलेज खत्म होगा, तो कॉलेज खत्म होने के बाद जहां दूसरे लोग सोचेंगे कि क्या क्या करना है,
कैसे पैसे कमाने हैं। उस टाइम पे अगर तुम काम छोड़ भी दो तुम्हारे पास तब भी पैसा आता रहेगा, यानी कि पैसिव इनकम तुम्हारे पास आएगा। और उसके बाद तुम पैसे के लिए काम नहीं करोगी, उसके बाद तुम अपने सपने को पूरा करने के लिए, अमीरी की दुनिया में जाने के लिए तुम काम करोगे। यही अंतर होगा इन दोनों सालों में, इन दोनों फैसलों में। और इसको ये मैं समझ गई थी और मैंने ये वाला डिसीजन लिया कि मैं ये 4 घंटे का ये वाला इस्तेमाल करूंगी, और आज मैं वो जिंदगी जी रही हूँ। अब आपके पास भी है, आपके पास भी कहीं ना कहीं ये वाला 4 घंटा या यहाँ वह 4 घंटा आपके पास है। अब बस मैटर ये करता है कि उस 4 घंटे का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। उस 4 घंटे का इस्तेमाल मैं कैसे करती हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने कैसे बांट रखा है इस 4 घंटे को। तो देखते हैं इस 4 घंटे में क्या करती हूँ मैं। ये मेरा 4 घंटा है, आरसम को 4 घंटे में देती हूँ। उस 4 घंटे को क्या करती हूँ, पहला जो सबसे मेन चीज है मैं देती हूँ सीखने पे। प्लान दिखाने बिना सीखे नहीं जाते, फॉलोअप करने बिना सीखे नहीं जाते, प्रोडक्ट के बारे में बिना सीखे नहीं जाके बताना। और यहीं पे एक नेटवर्कर की डेथ होती है, वो बैक टू नॉर्मल लाइफ चला जाता है, क्योंकि वो हेल्थ कार्ड के बारे में सीखा नहीं और जा चले गया उसके पास बताने के लिए जो 30 साल से सरसों का तेल खा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, एक आदमी एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी जो सो के उठने की आदत है वो 8 बजे की है, 7 बजे की है। अगर कोई मुझे आके बोलता है ना कि 5 बजे उठ जाओ, तो मुझे तकलीफ तो होगी। और अगर कहीं बाई चांस मैं उठ भी गई एक दिन, तो मैं आधी नींद में रहूंगी, कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे करना क्या है। हाँ, लेकिन हाँ, आदत अगर मैंने 21 दिन तक कर लिया तो मैं आराम से उठ जाऊंगी। और वही चीज सोचिए कि एक 30 साल तक सरसों का ऑयल खाने वाला आदमी के पास या औरत के पास या महिला के पास हम जाते हैं, 30 साल से उसकी आदत है सरसों के तेल खाने की, और हम उसके पास जाके बोलते हैं, 30 मिनट हम बकवास करते हैं, सॉरी प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में दिखाते हैं, और हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि 30 साल की आदत हम उसका 30 मिनट में बदल दें और उसके लिए हमें सीखना भी ना पड़े। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसके सामने जाके 30 साल की आदत को बदलने का काम कर रहे हैं ना, तो आपको 30 मिनट में ऐसी बात करनी होगी कि उसको अंदर से झकझोर दे और वो तैयार हो जाए अपने 30 साल की आदत को 30 मिनट में बदलने के लिए। ऐसी बात आपको करनी होगी, इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देना होगा उसके सामने, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखना इंपॉर्टेंट है। आप चाहे आप तो 30 मिनट बुक भी पढ़ सकते हैं, और मैंने ऐसे किया है कि मैं 30 मिनट बुक पढ़ूंगी और 30 मिनट वीडियो देखूंगी। हालांकि ये टाइम मेरा ज्यादा हो जाता है, 1 घंटे से मेरा मन नहीं भरता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बैठी हूँ रात के 10 बजे, तो मैं 1 बजे तक संतोष नायर जी का वीडियो देख रही हूँ, विवेक बिंद्रा जी का कोर्स देख रही हूँ, लगातार लगी हुई हूँ। सब बगल में मम्मी बोल रही है कि सो जा, कल करना, पर इतना मजा आ रहा है सीखने में कि अच्छा लग रहा है, कर रहे हैं। तो लर्निंग कम से कम 1 घंटा का होना चाहिए। आप बुक पढ़िए, वीडियो देखिए। बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई वीडियो बनाता है तो बुक से पढ़ के ही बनाता है, और वो अपने तरीके से चीजों को रखता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने वीडियो देखा प्रोस्पेक्टिंग का, तो वो वीडियो में अपनी समझ के अनुसार बात कर रहा है, लेकिन अगर वो आप किताब पढ़ रहे हैं तो लेखक को आप खुद समझ रहे हैं, तो अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। हालांकि ब्रॉड टॉपिक है, अभी रहने देते हैं। दूसरी चीज होती है प्रोस्पेक्टिंग। हम लोग प्लान ही नहीं दिखाते, रॉ मटेरियल ही हमारा प्लान दिखाना है। आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। एक नियम बना लीजिए कि दिन में मुझे 4 प्लान दिखाना है, उसके बाद ही खाना खाना है। ये मैंने ये बना रखा है कि मैं दिन में 4 लोगों को कम से कम प्लान दिखाऊंगी। ये मेरा एकदम फिक्स है। मेरे बेडरूम में एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड में मैंने लिखा है प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, कॉलेज का काम और कॉलेज के बाहर का काम, लर्निंग का जो काम है, इस तरीके से मैंने लिस्ट बना रखी है। 6 काम मुझे पर डे करना होता है, और मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि उसमें अगर टिक ना लगे तो रात को खाना मुझे मत देना। उसमें मैं टिक लगाती हूँ। फॉलोअप 4 प्लान दिखा लिया तो टिक, फॉलोअप 4 कर लिया तो टिक, लर्निंग वाला काम कर लिया तो टिक, कॉलेज वाला काम कर लिया तो टिक। इस तरीके से मैं 6-7 काम को डिफाइन की हूँ। मम्मी को बोलती हूँ कि वो 6-7 काम का जब तक टिक नहीं लगेगा मुझे खाना मत देना। और इस तरीके से अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते, घर में अपनी पत्नी को बोल सकते हैं, अपने पति को बोल सकते हैं, अपने बच्चे को बोल सकते हैं। और ऐसा होता है कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर वो आपने उनको बता दिया कि ऐसा है, तो छोटे बच्चे आपको ताना मारेंगे, पापा आज तो आपने ये टिक वाला काम नहीं किया, ये 5वां काम नहीं किया। तो ये बताना जरूरी है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है, ऑनलाइन भी करना है, ऑफलाइन भी करना है। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं बात करूंगी इसके बारे में। और तीसरा काम आता है फॉलोअप। 90% ज्वाइनिंग जो होती है वो फॉलोअप करने के बाद आती है, और हम फॉलोअप करना ही छोड़ देते हैं। हम प्लान दिखा के छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है उधर से फोन आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता है। और फॉलोअप का भी रूल मैंने बना रखा है कि 6 बार फॉलोअप करना है, 6 बार। और मुझे लगता है कि 6 बार अगर आप किसी को फॉलोअप कर लेते हैं, या तो कंप्लीट यस आता है या तो कंप्लीट नो आता है।
और वो नो भी ऐसा हो सकता है कि वो बाद में हाँ में हो सकता है, अगर आप सही तरीके से रिश्ते बना के फॉलो अप करें तो, अपने नंबर को ब्लॉक ना करवाएं तो। और फॉलो अप का सिंपल सा मैं बोलती हूँ कि आप सोशल मीडिया ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता कि कॉल करके बोल दिए कि आरसीएम ज्वाइन करो ना, आरसीएम कब ज्वाइन करेंगे, प्रोडक्ट कब लेंगे, ये फॉलो अप नहीं होता है। फॉलो अप सिंपल होता है कि आपको लोगों से रिश्ता बनाना है। जब आप लोगों से रिश्ता बनाने में सफल हो जाएंगे तो आपको उसको बिजनेस में भी लेके आ जाएंगे, क्योंकि बिजनेस भले ही लॉजिकल है पर इंसान जो है वो इमोशनल है, और हम इमोशनल चीज को लॉजिकल चीज समझाने के लिए जा रहे हैं तो पहले इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम उससे लॉजिकली कनेक्ट कर पाएंगे। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और चौथी चीज होती है वो होती है टीम बॉन्डिंग। हम लोग अक्सर रॉयल्टी फट से कर लेते हैं, टेक्निकल फट से कर लेते हैं, और पर उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि टीम बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है। अपलाइन डाउनलाइन से बात नहीं कर रहा है, डाउनलाइन अपलाइन की बात नहीं कर रहा है, डाउनलाइन अपलाइन के ऊपर से बात कर रहा है तो इसकी बुराई कर रहा है। इस तरीके से पूरे टीम में जो एनर्जी है वो एनर्जी एक दूसरे की बुराई करने में चली जा रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो टीम बॉन्डिंग आपको बनानी होगी, ना सिर्फ अपलाइन से बल्कि लाइफलाइन से, और लाइफलाइन के साथ साथ कोल्ड लिस्ट से। कोल्ड लिस्ट में यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो तीन तरीके से बांटते हैं, हॉट, कोल्ड और वार्म। हॉट और वार्म को तो आप ठीक है बात कर लेंगे। जो कोल्ड है, कोल्ड मतलब क्या कि ऐसा कोई रिश्तेदार होगा या दोस्त होगा जिससे कि आप 6 साल से बात नहीं किए हैं। अगर आप कोई मेरा ऐसा दोस्त है, मैं उससे 6 साल से बात नहीं की हूं और आज मैं फट से फोन उठा के ये नहीं बोलूंगी कि देख आरसीएम आ गया, ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे, फट से ज्वाइन कर ले, ये प्रोसेस है, चलो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 6 साल से मैंने बात नहीं की है। तो पहले मुझे उससे बॉन्डिंग क्रिएट करना होगा, हाल चाल पूछना होगा, फैमिली के बारे में पूछना होगा। मैं तब तक उसको आरसीएम के बारे में नहीं बताती जब तक वो खुद से नहीं पूछती या पूछता। मैं उसको कनेक्ट करूंगी, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो जब पूछेगी मुझसे या पूछेगा कि तुम क्या कर रही हो, तब जाके मैं बताऊंगी हाँ ठीक है बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं प्लान नहीं दिखा रही हूँ, हाँ मैं ये प्लान ही नहीं दिखा रही हूँ मैं उसको कि क्या है, मैं उसको बता दे कि ऐसा ऐसा है, ये हो गया। फिर वो अगर इंटरेस्टेड हो सुनने को तो तभी सुनाऊंगी। अगर फिर मैं स्टेटस, उसका स्टेटस मैं देख रही हूँ, उसका स्टेटस वो मेरा देख रहा है, और इस तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, और सही टाइम देख के मैं उसको प्लान बताऊंगी और उसको ज्वाइन करवाऊंगी। और ऐसे मैंने बहुत सारे किए हैं, और ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 घंटे मैंने इस तरीके से फिक्स कर रखे हैं। अगर ये 4 घंटे आप डेली डेडिकेटेड होके अगर इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी टीम की और आपकी जो स्पीड होगी वो बहुत ही शानदार होने वाली है, और बहुत जल्दी जल्दी आप अचीव करने वाले हैं। उसके बाद जो मैं बात करने वाली हूँ कि हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यानी कि ऑनलाइन जो है हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस करने में कुछ चीजें जो है मैं पॉइंट के साथ शेयर करना चाहूंगी। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं पर एक दो पॉइंट में बस डिस्कस करना चाहती हूँ। ऑनलाइन अगर आपको प्लान करना है, यानी कि सोशल मीडिया का अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को आपको मेंटेन करना होगा। आपकी जो प्रोफाइल है उसको आप मेंटेन कीजिए। कुछ लोग जो हैं सोशल मीडिया को अपना एल्बम बना देते हैं, शादी का फोटो, बर्थडे का फोटो, इसका फोटो, ये मंदिर गया तो फोटो, ये पार्क गया तो फोटो, घर में ये हुआ तो फोटो, यानी एल्बम बन गया है वो आपका सोशल मीडिया का प्रोफाइल नहीं रहा, वो एल्बम बन गया। पर डे कुछ फोटो। आज तक कभी आप उज्जवल पाटनी सर का देखे हैं, विवेक बिंदर सर का देखे हैं, संतोष नायर सर का देखे हैं, संदीप महसोरी जी का देखे हैं? वो अपनी प्रोफाइल को है ना अपनी सीवी की तरह, रिज्यूमे की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका बिजनेस प्रोफाइल है वो, फोटो एल्बम नहीं है वो। ये हमें अंतर समझना पड़ेगा। तो आपको अपने प्रोफाइल को इस तरीके से मेंटेन करना चाहिए कि वो दिखे कि एक बहुत बड़े बिजनेस ओनर का फोटो है, वो बहुत बड़ा इंपायर क्रिएट कर रहा है वो आपके प्रोफाइल को देख के अगर कोई मोटिवेट नहीं हो रहा है ना, तो आप सोशल मीडिया पे बिल्ड नहीं कर पाएंगे, बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे एक अनजान आदमी आपके पेज पे आके जब तक मोटिवेट नहीं होगा ना, जब तक वो इंस्पायर नहीं होगा, वो आपको मैसेज नहीं करने वाला है, या आप उससे टच नहीं करने वाले, आपके मैसेज का वो रिप्लाई नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कीजिए। आप ऐसे देखिए कि जैसे आप इसके लिए आप बहुत सारा चीज है जो देख सकते हैं। संतोष नायर जी का देखिए, डॉक्टर विवेक बिंदर, उनको देखिए। और नेटवर्क मार्केटिंग टोटली डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। बड़े बड़े लोगों का डुप्लीकेशन कर लीजिए, आप खुद अमीर बन जाएंगे। सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं ये बहुत करती हूँ, मैं देखती हूँ डॉक्टर विवेक बिंदर सर कैसे कैसे फॉलो करते हैं, उस तरीके से मैं अपनी प्रोफाइल धीरे धीरे बनाने की कोशिश करती हूँ। और उसी का डुप्लीकेट कीजिए। अपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग हैं उनको देखिए कि वो किस तरीके से करते हैं, कौन सा पोस्ट कब करते हैं, कौन सा वीडियो पोस्ट करते हैं, वो सब देख के आप थोड़ा सा सीखिए प्रोफाइल को मेंटेन करना। और प्रोफाइल पे आपकी जाति, धर्म, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको हिंदू भी चाहिए, मुसलमान भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, सिख भी चाहिए।
किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेके अगर आप टारगेट कर रहे हैं, यानी कि उस धर्म के लोग आपके टीम में तब नहीं आएंगे। एज ए बिजनेस ओनर आज मुकेश अंबानी जी कभी नहीं चाहते कि मुसलमान ना ले, हिंदू ले उनका जियो का सिम, नहीं चाहते। उनको मुसलमान भी चाहिए, हिंदू भी चाहिए, सिख भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए। तो एज ए बिजनेस ओनर हमें भी सब चाहिए। तो इसलिए कभी भी धर्म जाति पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल पे। राजनीतिक कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको कांग्रेस वाले भी चाहिए, मोदी वाले भी चाहिए, बीजेपी भी चाहिए, कांग्रेस भी चाहिए। तो ये सब चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उसको अगर मैं बोलूं, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपका जो पोस्ट होता है वो हर एक पोस्ट प्रोस्पेक्टिंग का काम करता है। मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं कि मेरा एक पोस्ट मैंने दिया और एक पोस्ट देख के मेरे पास 5 ज्वाइनिंग आ गई। अब वो पोस्ट कौन सा होगा पता नहीं। आपको इस तरीके से सोचना है कि मैं लोगों के सामने इस पोस्ट को कर रहा हूं, और इस पोस्ट को देखने के बाद उसके मन में वो सपने जागने चाहिए कि अगर ये कर सकता है तो ये मुझे भी कामयाब कर सकता है, और इस पोस्ट को देखने के बाद वो मुझे मैसेज करे, ये सोच के आप पोस्ट को डालें। इस तरीके से आपको पोस्ट करना है सोशल मीडिया पे। आप इंगेज कीजिए, कोई भी अगर सवाल पूछ रहा है, कोई कमेंट कर रहा है तो आप उसका आंसर दीजिए। ऐसा नहीं कि अब मैं तो बड़ा साहब बन गया, आप कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप लोगों को इंगेज नहीं करेंगे, उसको लगना चाहिए कि आप भले ही बहुत बड़े हैं बट आप उनका ख्याल रख रहे हैं, आप उनका रिप्लाई दे रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों को इंगेज कीजिए। और लास्ट में यही पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी कि आप प्रोडक्ट के बिजनेस में नहीं हैं, आप इमोशन के बिजनेस में, जो मैंने बोला, लोगों से इमोशनली कनेक्ट कीजिए। ऐसी कोई भी चीजें नहीं कीजिए जो लोगों को इमोशनली हर्ट करे और लोगों को इमोशनली खराब लगे, तो वो आपसे नहीं जुड़ेंगे। अरुण सर, और 5 मिनट मिल सकता है क्या? बिल्कुल, आप जितना चाहें उतना समय लें जी। अभी मैंने जो बात की उसको मैं थोड़ा सा बोलूं। मैंने वाई पे बात की, 40 साल का जिंदगी चूज करना चाहते हैं, संघर्ष भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, आप जिंदगी भर संघर्ष करना चाहते हैं पैसे के लिए, या आप 2 से 3 साल पैसे कमाने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। इसको और क्लियर कर देती हूँ। पैसे की कमी के कारण भी संघर्ष होता है और पैसे कमाने के लिए भी संघर्ष होता है। यानी कि आपको अमीर बनने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा और गरीबी में सरवाइव करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। आपको कौन सा संघर्ष चूज करना है वो आप देख लीजिए। संघर्ष तो दोनों में है। एक संघर्ष जिंदगी भर का है और एक जो संघर्ष है वो 2 से 3 साल का है। तो वो संघर्ष आप देख लीजिए। और जब आप आरसीएम में आए तो माइंडसेट को चेंज करके आए कि अगर मैं आया हूँ आरसीएम में तो जब तक सपना पूरा नहीं हो जाता तब तक आरसीएम को करूंगा और सीखूंगा, सिखाऊंगा और उस तरीके से करूंगा। ये कमिटमेंट लेके, ये माइंडसेट लेके आइए। और जब आइए तो प्रोफेशनल तरीके से काम कीजिए। ये बिजनेस भले ही पार्ट टाइम का है, पर हम लोग पार्ट टाइम को छोड़ के सम टाइम में चले जाते हैं कि कभी कभी मन हुआ तो कर लिए, कभी कभी मन नहीं हुआ तो नहीं कर लिए। बाहर में एक आदमी 10,000 की नौकरी होती है ना, उसके लिए भी डेडिकेशन के साथ सुबह 10 से लेके 5 बजे तक काम करता है। लेकिन वहीं पे वही आदमी आता है और यहाँ पे सोचता है कि मुझे ज्यादा काम ना करना पड़े, मुझे 20,000 रुपया आ जाए, बस कभी 2 घंटा करूं, कभी 2 घंटा नहीं करूं। तो भैया ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक ही अंतर सर मुझे मेरी अपलाइन बताते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती है, यानी कि ये जो बिजनेस होता है, ये दोनों चीज होती है। ये जो ESBI क्वाड्रेंट है ना, ये जो ESBI क्वाड्रेंट है, इसमें बस क्या अंतर है, वो अंतर मेरे जो अपलाइन बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि ये जो क्वाड्रेंट है, यानी कि ये दोनों क्वाड्रेंट E और S, इस क्वाड्रेंट में है ना, छोटा पैसा कमाना बहुत आसान है। यानी कि 10,000 20,000 आप आराम से कमा सकते हैं। कोई कहीं पे नौकरी पे लग गए, आप आराम से कमा सकते हैं। तो यहाँ पे 10,000 20,000, यहाँ पे 10,000 20,000 कमाना बहुत आसान है, आप आराम से कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 लाख रुपया में ना 2 लाख 10 लाख 50 लाख कमाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे छोटा पैसा कमाना आसान है, लेकिन यहाँ पे जो होता है ना 10,000 कमाना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसी 10,000 को कमाने के लिए आपको अपना माइंडसेट, अपना हैबिट, अपना लर्निंग एटीट्यूड, लोगों के साथ काम करना, ऑब्जेक्शन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब कुछ आपको उसी 10,000 कमाने के लिए सीखना पड़ता है। और वही हमें टफ लगता है और हम छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कोई अगर 10,000 कमा लिया यहाँ पे इस दोनों में, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में या इस इंडस्ट्री में आके, तो फिर वो 1 लाख रुपया भी कमा सकता है, 10 लाख भी कमा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि हम किस माइंडसेट से आ रहे हैं। तो आज से में जब आएंगे तो जो छोटा पैसा है उसको कमाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर छोटा पैसा आप कमाने के लिए तैयार हो गए, सरवाइव करने के लिए तैयार हो गए कि कुछ भी हो जाए, जब तक कि मैं यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर नहीं बन जाता तब तक मैं टिका रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, भागूंगा नहीं, सपने देखना छोड़ूंगा नहीं, संघर्ष करना नहीं छोड़ूंगा, तो आप यहाँ पे सफल हो जाएंगे। उस माइंडसेट से आप आइए।